सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग देखेंगे थ्री फेज सिस्टम के बारे में। तो थ्री फेज पढ़ने के पहले मैं आपको पूरा बताऊंगा कि सिंगल फेज क्या होता है, क्या डोमेस्टिक में एप्लीकेशन है सिंगल फेज के। आप बोलते हो कि हमारे घर में सिंगल फेज आता है, हमारे जितने भी हाउस होल्ड एप्लीकेशन है सब कुछ क्या चलता है, ज़्यादातर सिंगल फेज चलता है। और ये थ्री फेज कहाँ चलता है? थ्री फेज इंडस्ट्रियल जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे थ्री फेज सिस्टम ही चलता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि लो पावर जितने भी एप्लीकेशन है वो हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशन हुए और उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सिंगल फेज की। और हाई पावर एप्लीकेशन लाइक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वहां पर हम लोग क्या करते हैं? थ्री फेज सिस्टम को देखते हैं। तो गाइस आपको ये इसलिए भी बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वेटेज की बात करूं या इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्री फेज सिस्टम, क्योंकि उन्हें मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सभी में क्या करना है? थ्री फेज सिस्टम से डील करना ही करना है। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया बिल्कुल बहुत अच्छे से होना चाहिए, नहीं तो वो 3-4 सब्जेक्ट आपको ट्रबल करवा देंगे, इंक्लूडिंग मेजरमेंट में भी थ्री फेज सिस्टम का थोड़ा सा असर है। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए क्या होता है? थ्री फेज सिस्टम से एक छोटा सा क्वेश्चन आया मान लीजिए, और अगर 60% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको थ्री फेज का ज्यादा नॉलेज नहीं रखते, वो सोचते हैं कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में भी थ्री फेज लगता नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 60 to 70% स्टूडेंट थ्री फेज से ज्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपने वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्रैक कर दिया, तो आप देखो वो क्वेश्चन करेक्ट करते हो जिसमें दूसरे लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे वो वाला क्वेश्चन, तो आपका रैंक ज्यादा बूस्टअप होता है। क्योंकि ये क्या रिलेटिव मार्किंग है ना, आपको अच्छा स्कोर, सबसे ज्यादा स्कोर नहीं करना, दूसरों से ज्यादा अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो दूसरों से ज्यादा अच्छा स्कोर करने का मतलब अगर जो दूसरे जो क्वेश्चन नहीं कर रहे और आपने वो क्वेश्चन करेक्ट कर दिया कम टाइम में, तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। थ्री फेज सिस्टम से ऐसा ही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आता भी है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। और इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजरमेंट में भी काफी थ्री फेज सिस्टम का आइडिया है। 2 वाट मीटर मेथड और जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है थ्री फेज का भी वहां पे काफी रोल होता है। और भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए थ्री फेज का नॉलेज होना ही होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप चाहे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो चाहे नहीं हो, थ्री फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम का नॉलेज होना ही होना चाहिए, नहीं तो घर में बेइज्जती कराते फिरोगे। आपसे पूछ लिया किसी रिलेटिव ने कि बताओ यार तुम तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, तब आप क्या करते हो? अरे ये तो पता ही नहीं है, हम तो किताबी कीड़े हैं, किताबों का सारा चीजें पता है, प्रैक्टिकल तो कुछ पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको वैसा नहीं होने दूंगा, आपको ऐसे टाइम पे एम्बैरेसिंग नहीं फील होगा। ये मैं गारंटी देता हूं कि थ्री फेज और सिंगल फेज का क्या एप्लीकेशन है फिजिकली या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरह से चलता है वो चीज भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले थ्री फेज सिस्टम पढ़ने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्शन डायग्राम देखते हैं सबसे पहले कि दिखते कैसे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो सिंगल फेज देखा, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सिंगल फेज की। सिंगल फेज सिस्टम, 1-5 सिस्टम, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, है ना। 5 मतलब फेज भी होता है, फ्लक्स नहीं समझना, है ना। सिंगल फेज सिस्टम इस तरह के लिखने का तरीका है। तो सिंगल फेज सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो एक फेज और एक न्यूट्रल, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग V एंगल 0 डिग्री ले लो अभी थोड़ी देर के लिए, और कोई एंगल फाई चाहो तो फाई भी ले सकते हो, कोई भी एंगल ले सकते हो। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कोई लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज ZL लोड, कोई लोड। और लोड ज्यादातर क्या होगा, 85% लोड क्या होते हैं हमारे प्रैक्टिकल सिस्टम में? इंडक्टिव नेचर के होते हैं, इसलिए मैंने ZL कर दिया। L4 लोड भी हो सकता है और इंडक्टिव नेचर का भी L हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये लोड का L है असल में। ठीक है, और मैं यहां बोल सकता हूं कि 80 to 85% लोड क्या होते हैं हमारे? इंडक्टिव नेचर के होते हैं, इंडक्टिव नेचर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये तो आपका सिस्टम कौन सा रहा, इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे? सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम। ये सभी लोगों ने देखा होगा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी एसी एनालिसिस किया उसमें सब कुछ क्या था हमारा? सिंगल फेज था बाय डिफॉल्ट। एक फेज और न्यूट्रल के बीच में हमारा क्या हो गया? सिंगल फेज। आपको एक और चीज बताता हूं मैं कि सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम भी होता है। सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम भी होता है। वो कैसे दिखता है उसको देखते हैं हम लोग, कि वहां पे क्या होता है, 2 सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, 2 सोर्सेस
दो सोर्सेस अवेलेबल होते हैं और वायर कितने होते हैं, 3 वायर होते हैं, 3 वायर, 3 वायर होते हैं, ठीक है, 3 वायर होते हैं। और यहां पे क्या होगा, इसको ए बोल देते हैं, इसको न्यूट्रल बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। और यहां पे लोड लग जाएगा, यहां पे लोड लग जाएगा ZL1 और ZL2। देखो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे एक सोर्स देखा तो बोल देंगे सिंगल फेज, 2 सोर्स देखा तो क्या बोल देंगे, 2 फेज। ऐसा नहीं है, 2 फेज भी बताऊंगा कि सिंगल फेज और 2 फेज में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब देखें अगर यहां पे कि अगर मुझे इसको सिंगल फेज बोलना है तब मेरे लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अगर ये V एंगल कोई फाई एंगल है तो ये भी वोल्टेज मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है और एंगल ये भी क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, दोनों एंगल एक जैसे होंगे तभी ये क्या है, सिंगल फेज है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल डिफरेंस हुआ तो ये सिंगल फेज नहीं रहेगा। आ रही बात समझ में, कैसे पहचानना है 2 फेज। एक्चुअली देखो 2 फेज में क्या होता है, 2 फेज अगर सिस्टम देखें हम लोग, 2 फेज सिस्टम अगर देखें, 2 फेज सिस्टम, तो 2 फेज सिस्टम दिखता है इसके जैसा ही है। अगर मैं यहां से बनाऊं 2 फेज सिस्टम कि एक वोल्टेज यहां पे बनाया, फिर बनाया एक वोल्टेज, उसमें भी क्या है, यहाँ पे 3 वायर ऐसे दिखेंगे मुझे, ऐसे 3 वायर दिखेंगे, यहाँ पे लोड लगा दूंगा मैं, यहाँ पे क्या लगा दूंगा, लोड लगा दिया मैंने, ठीक है। दिखने में देखो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट अंतर कहां जाएगा, अगर ये V एंगल 0 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, V एंगल -90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 2 सोर्सेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड 2 फेज सिस्टम। और अगर कोई भी वोल्टेज चाहे ये 0 रखे, 0 या फिर ये क्या रहे 360 रहे, तो भी क्या है ये सिंगल फेज ही है, क्योंकि वापस घूम के 360 और 0 को एक ही बोलते हैं हम लोग। तो 0 या 5 एंगल बोले तो अगर एक जैसे एंगल, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल फेज है, बट इसका नेचर, इसका कनेक्शन का नाम क्या है, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। ये ज्यादातर डोमेस्टिक एप्लीकेशन में यूज होता है, क्योंकि इस वाले कनेक्शन से हम लोग 2 चीजें ले सकते हैं, 120 वोल्ट की सप्लाई भी ले सकते हैं हम लोग और 240 वोल्ट की सप्लाई भी ले सकते हैं। क्योंकि एक अगर इसको अगर एक फेज और एक न्यूट्रल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 120, ये फेज और ये न्यूट्रल ये कितना 120, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 240 भी हो सकता है। तो हम लोग साइमल्टेनियसली सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम से यहाँ पे 120 और 240 दोनों ही सप्लाई हम लोग बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो ये ज्यादातर प्रैक्टिकल सिस्टम में यूज होता है, ठीक है गाइस। तो इसकी इंफॉर्मेशन तो ज्यादातर लोगों को पता होती है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है। देखो लुकिंग वाइज 2 फेज और सिंगल फेज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट एंगल का अंतर, ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहां डिफरेंस कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का डिस्प्लेस होगा, तो क्या हो जाएगा वो यहां पे 2 फेज सिस्टम हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े तो मैं बात करूंगा 3 फेज सिस्टम की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीफेज सिस्टम भी बोलते हैं, पॉलीफेज सिस्टम। इसमें क्या है, मोर देन 1 फेज को क्या बोल देंगे हम लोग, पॉलीफेज सिस्टम। तो पॉलीफेज सिस्टम में जो एंगल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, एंगल डिस्प्लेसमेंट उसका जो फॉर्मूला होगा, एंगल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। n इज कॉल्ड नंबर ऑफ फेज। अब देखो इधर नंबर ऑफ फेज की बात करें, अगर हम लोग सिंगल फेज की बात करें तो n इक्वल टू कितना हो गया 1, तो एंगल कितना हुआ 360 डिग्री एंगल हो गया। तो आप बोलोगे तो यहां 0 डिग्री रखो तो इसके बीच में वापस 360 घूम के वही एंगल मिल जाता है मुझे, मतलब अगर मैं 360, अगर ये 0 डिग्री है तो पूरा 360 अगर मैं घूम जाऊं तो वही एंगल वापस मिल जाएगा मुझे। इसका मतलब ये एंगल डिस्प्लेसमेंट 360 बोले या फिर 0 बोले, बात तो एक ही है। तो ये हमारा देखो दोनों एंगल क्या हो गए, 360 डिग्री का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, सिंगल फेज। अगर मैं n इक्वल टू 2 की बात करूं तो एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री। बट मैंने क्या बताया 2 फेज सिस्टम में कि 90 डिग्री है, तो यहां पे ये काम नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, एक्सेप्ट 2 फेज सिस्टम, एक्सेप्ट 2 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम को छोड़ के फॉर्मूला सभी जगह वैलिड है। देखते हैं 3 फेज सिस्टम की अगर बात करें तो n इक्वल टू 3 ले ले तो एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो जाएगा।
इसका मतलब आगे जब भी हम लोग थ्री फेज सिस्टम का अगर डायग्राम बनाएंगे तो तीनों सोर्सेस के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एक दूसरे के 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। मतलब तीनों सोर्सेस के बीच में जो गैप होगा इलेक्ट्रिकल एंगल का वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम लोग अगर थ्री फेज सिस्टम देखें तो ये मैं अगर रफ कर दूं यहाँ पे, यहां से मैं अगर रफ कर दूं ये, सो अगर थ्री फेज सिस्टम बनाए हम लोग तो यहां से क्या हो जाएगा, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम अगर बनाऊं मैं, 4 वायर सिस्टम, ठीक है, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम बनाए तो देखो इसमें दोनों चीज होती है, थ्री फेज 3 वायर सिस्टम भी होता है, थ्री फेज 4 वायर सिस्टम भी होता है, आगे चल के मैं समझाऊंगा। तो यहां पे क्या होगा बेसिकली कि यहां पे 3 सोर्सेस लगे होंगे एकदम, ठीक है, 3 सोर्सेस लगे होंगे, एक सोर्स ये रहा, ठीक है, दूसरा सोर्स, तीसरा सोर्स और एक और आएगा, बताऊंगा क्या है ये। ठीक है गाइस, तो अब यहां से देखेंगे, अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 वोल्टेजेस मिल गए हमें और एक दूसरे में अगर ये V एंगल 0 डिग्री है तो 120 डिग्री अगर पीछे है तो V एंगल -120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, और V और 120 गए तो कितना हो जाएगा, -240 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 120 से -120 से और -120 पीछे गए तो 120 कितना हो गया, -240 एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से -120 पे खड़े होकर और 120 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा माइनस में। इसको V एंगल -240 और V एंगल +120 डिग्री भी बोलते हैं, बताऊंगा क्यों बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसमें क्या कर देंगे, लोड लगा देते हैं अगर हम लोग, तो लोड कैसे लग जाएगा, अगर ये A B C फेज है और उसको मान लिया हम लोगों ने न्यूट्रल, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से लोड लग जाएगा ZL1, यहां से हो जाएगा ZL2 और यहां से हो जाएगा ZL3। ठीक है, 3 लोड लगा दिए हम लोगों ने और यहां पे ये कनेक्शन कैसे हो जाएगा, इस तरह से ये कनेक्शन कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, देखो ये तीनों न्यूट्रल पॉइंट है, ये सब न्यूट्रल पॉइंट है, ए बी ए एन, तो इस वोल्टेज को क्या बोल देंगे हम लोग, ए एन वोल्टेज, है ना, तो वी ए एन वोल्टेज हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं, वी बी एन वोल्टेज हो गया और वी सी एन वोल्टेज हो गया। मतलब एक फेज से न्यूट्रल का वोल्टेज VAN, VBN और VCN हो गया। ठीक है गाइस, तो अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको कनेक्शन डायग्राम बता रहा हूं क्योंकि मेरा एम है सिर्फ और सिर्फ अभी कनेक्शन डायग्राम बताना। अब देखो क्या हुआ होगा कि सपोज करो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम पॉलीफेज जितने भी हमारे एंगल डिस्प्लेसमेंट है वो निकाल सकते हैं, एक्सेप्ट टू फेज सिस्टम यहाँ पे वैलिड नहीं है, टू फेज सिस्टम के लिए फॉर्मूला। अब देखते हैं थ्री फेज 4 वायर सिस्टम जब बनेगा तो इस तरह से बनेगा, 3 वोल्टेज सोर्सेस है और ये इस तरह से एंगल सेटअप है, सब कुछ बात समझ में आती है सिंपली। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर सबसे पहली बार कहां आया होगा ये एंगल वगैरह, हमें कैसे पता चला होगा कि ये एंगल आ रहा है असल में। तो चलते हम लोग हिस्ट्री में और हिस्ट्री में देखेंगे कि सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी या थ्री फेज सिस्टम की बात कहां आई होगी। तो हम देखेंगे कि सबसे पहली बार जब इलेक्ट्रिसिटी जहां से आ रही है, कहां से आ रही है, सिंक्रोनस जनरेटर या फिर क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर, आई थिंक इन दोनों टर्म्स से इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स तो काफी अवेयर होंगे क्योंकि उन्होंने बेसिक्स में पढ़ रखा होगा और दूसरे स्टूडेंट्स भी, उन लोगों ने मशीन का बेसिक तो सबको होता है फर्स्ट ईयर में, तो वहां सुन रखा होगा कि कहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अल्टरनेटर या फिर सिंक्रोनस जनरेटर से। ये गाइस आपको सबको बेसिक पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी असल में बनती कैसे और आती कैसे यहां तक। ठीक है, आप तो उस स्ट्रीम से इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, आपको ये चीज पता होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर, इसको अल्टरनेटर क्यों बोलते बाद में बताऊंगा, और सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर, इन दोनों से, दोनों का नाम एक ही है। जनरेटर से जब हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है तो वहां पे क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम है और वहीं पहली बार थ्री फेज सिस्टम का ये डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री 120 और 240 का बना है।
तो मैं सबसे पहले एक ब्रीफ आइडिया बता देता हूं कि सिंक्रोनस जनरेटर में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनता है और किस तरह से ये फेजेस डेवलप होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल वर्जन में नहीं जाऊंगा, जितना आपको आसान भाषा में समझ में आ सके उतना ही बात करेंगे। बहुत डिटेल वर्जन आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इन सब पे हम लोग नहीं जाएंगे, वो सब मशीन में देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ 3 फेज सिस्टम क्या होता है उस पर मेरा ज्यादा फोकस है, ना कि अंदर की चीजें को बना कैसा है, बिल्डअप कैसा हुआ। बट फिर भी मैं समझने के लिए अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर का एक आइडिया दे देता हूं, ताकि आपका माइंड खुल जाएगा कि असल में सारी चीजें आती कहां से है। तो चलिए गाइस, ये आपने देख लिया कनेक्शन डायग्राम। अब देखते हैं ओरिजिन ऑफ 3 फेज सिस्टम के, कहां से अल्टरनेटर से हम लोग 3 फेज सिस्टम बनाते हैं। चलिए देखते हैं।